हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज का जो मेरा वीडियो है वो है बिग बॉस के एक बहुत ही बड़े ब्लॉकबस्टर, जी हम ब्लॉकबस्टर सीज़न के बारे में बात करने का। ये देखिए, आप थंबनेल से तो समझ ही गए होंगे, ज़्यादा सस्पेंस मैं क्रिएट नहीं करूँगी क्योंकि ये सीज़न जो है बिग बॉस 13 तो नहीं है, लेकिन हाँ ये 2013 में ये बिग बॉस का सीज़न आया था और वो था सीज़न 7 जो सितंबर के महीने में शुरू हुआ था। और ये सीज़न भी वन ऑफ द मोस्ट लव्ड सीज़न रहा है। हालांकि मैं अगर आपको अपना बताऊं तो यस, ये सीज़न मेरा भी बहुत ही फेवरेट रहा है। और वैसे तो मेरे इससे पहले सीज़न 1 सीज़न 2 मेरे फेवरेट रहे हैं, और उसके बाद जाकर अगर कोई मुझे सीज़न बहुत तरीके से पसंद आया, मतलब हर तरीके से, हर क्या बोलते हैं, एस्पेक्ट कह लो, कुछ भी कह लो, जिसके हर एक पहलू में कहीं ना कहीं एक कहानी छुपी हुई थी। हर कंटेस्टेंट जो था अपने आप में कुछ ना कुछ चीज़ें छोड़कर गया है। हालांकि कुछ कंटेस्टेंट्स थे जो स्टार्टिंग में आउट हो गए, उनकी कोई कहानी बिल्डअप नहीं हुई, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं, उनसे भी कुछ उम्मीदें थी जो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो लोग भी अगर ज़्यादा शो में आगे जाते तो शायद वो भी एक अपनी छाप छोड़ कर जाते, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। मे बी शायद उनमें इतना गूदा नहीं था कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का या अपनी पर्सनालिटी को दांव पे लगाने का। कुछ ना कुछ ऐसे कंटेस्टेंट कुछ थे जो मैं चाहती थी कि और दिखें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही होता है कि पोटेंशियल लग रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो कंटेस्टेंट हैं वो आगे बढ़ ही नहीं पाते। आप चाहे उसे उनकी किस्मत कह लो, चाहे चैनल का सपोर्ट कह लो, या जनता की तरफ उनका जो जजमेंट कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन वो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती है। जो कंटेस्टेंट जल्दी चले जाते हैं, लोग उनको भूल भी जाते हैं, उनके बारे में कोई ज़्यादा बात भी नहीं होती है, और कहीं ना कहीं उनकी बातों में भी कोई वज़न नहीं दिखता, क्योंकि जब वो इतना कम समय बिता के आते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है शो को लेकर। जो कंटेस्टेंट काफ़ी आगे जाते हैं और आगे जाकर निकलते हैं बाहर, शो से एविक्ट होते हैं, उनकी बातों का फिर भी वज़न रहता है कि हाँ भाई, उन्होंने इतनी सारी चीज़ें उन्होंने करी, अपने सामने उनके बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी कंट्रोवर्सी के वो हिस्सेदार बने या दर्शक बने उस शो के अंदर, उस घर के अंदर। तो वो बात थी। खैर, मैं यहाँ बात करूँगी कि ये सीज़न बहुत बड़ा ऐतिहासिक सीज़न रहा है। अगर आप देखें तो मैंने थंबनेल में 2 कंटेस्टेंट्स की तस्वीर लगाई है और बीच में खड़ा है हमारा होस्ट। तो ये 2 कंटेस्टेंट थे, तनिषा मुखर्जी और गौहर खान। ये दोनों ही पर्सनालिटीज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड थी और एक डिफरेंट बैकग्राउंड से थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक जैसी सिचुएशन की शिकार थी, क्योंकि इन दोनों को बिग बॉस में जाकर के इनके जो है टांके भिड़ गए। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि दोनों में से किसका टांका ज़्यादा मजबूत था और किसके टांके की वजह से उनको बाहर जाकर उनके घरों में, उनके दिलों में टांके पड़े उस रिलेशनशिप को लेकर। तो मैं बात करूंगी, और मैं बात करूंगी कि कौन से कंटेस्टेंट्स का क्या रोल रहा और किसने क्या किया। तो आप प्लीज़ मेरा साथ ना ही छोड़िएगा, मतलब मेरा साथ दीजिएगा, अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, और मुझे खुशी होगी कि आप इस सफ़र में मेरे हम सफ़र बनकर जो है, आप उन मेरी आँखों से, मेरे जजमेंट से आप इस सीज़न को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय मैंने ले लिया है। तो मैं बात करूँगी कि ये सीज़न शुरू होता है कलर्स चैनल पर, और ये सीज़न आता है और इसकी जो थीम होती है वो जहन्नुम और जन्नत की होती है। वो बात अलग है कि कुछ समय बाद वो जहन्नुम जन्नत को हटा करके
इसको फिर वापस से वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट रख दिया। ये बिग बॉस का एक होता है, कुछ नई नई थीम लेके आते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो थीम इनको हटानी पड़ती है, क्योंकि जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है बिग बॉस का, सब घर वालों को एक ही छत के नीचे रहना है, तो एक कंजस्टेड एरिया में रहना है, वहीं से ही सारे मसले शुरू होते हैं, और जब मसले शुरू होते हैं तो मसाला बनता है। खैर, इसमें इस जो ये सीज़न था, इसमें दो दो लव स्टोरियाँ चलीं, और बहुत ही ब्लॉकबस्टर लव स्टोरियाँ थी, और इन्हीं के इर्द गिर्द, इन लव स्टोरियों के इर्द गिर्द जो है पूरा सीज़न ऑलमोस्ट रहा है। बाकी जो रिमेनिंग कंटेस्टेंट थे वो किसी कपल के साथ थे, तो कोई किसी कपल के साथ थे, तो कुछ ऐसे कंटेस्टेंट थे जो दोनों कपल के साथ थे। समझ में ही नहीं आया कि पहले किसके साथ थे, या अब किसके साथ हैं, या आगे किसके साथ थे। मतलब बहुत ही झोल झपाटा रोल रपाटा रहा उन कंटेस्टेंट का। बट ये सीज़न तनीषा और गौहर के ही इर्द गिर्द घूमा है, उनके अफेयर्स के इर्द गिर्द घूमा है। उनकी राइवलरी आपस की तो बड़ी ही ज़्यादा तीखीदार तो थी ही, साथ में मतलब दो बड़ी हेड स्ट्रॉन्ग औरतें। तनीषा एक बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, और गौहर एक तरीके से कहा जाता है कि वो एक सेल्फ मेड विमेन है। उनकी सिस्टर निगार भी टेलीविज़न और उन्होंने काफ़ी काम किया है, निगार ने भी। इनफैक्ट निगार सीज़न 8 में एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री बन के आई थी, लेकिन ये मुझे लगता है उनका बहुत ही गलत डिसीजन था, क्योंकि वाइल्ड कार्ड एंट्री बहुत कम ही लोगों के दिलों पे एक छाप छोड़ती है। हालांकि इस सीज़न में भी वाइल्ड कार्ड एंट्रीज़ आई, और उसमें से कुछ ही वाइल्ड कार्ड एंट्रीज़ थी जिनके बारे में हम आज भी जिनको हम याद रखते हैं, और वो वाइल्ड कार्ड एंट्री थी एजाज़ खान की, जिनका डायलॉग एक नंबर, मानस एकदम एक नंबर, मतलब लोगों के ज़बान पे वो आ गया था, एक नंबर एक नंबर। आज भी वो एक नंबर हम लोग याद करते हैं। और वो क्या एक डायलॉग भी बोलते थे कि बड़ा फेमस हुआ था वो, अभी शायद मुझे याद आ जाएगा, कि बड़ी बड़ी बातें बड़ा बड़ा पाव खाते। जी हाँ, ये भी बहुत फेमस हुआ था। तो ये कुछ ऐसा नायाब डायलॉग थे जो एजाज़ खान ने दिए। हालांकि एजाज़ खान शो से बाहर होने के बाद उनकी लाइफ काफ़ी कंट्रोवर्शियल बन गई। वो सीज़न 8 में भी आए, बट वहाँ पर भी जो है कुछ उनसे मारा कुट्टी हो गई कंटेस्टेंट के साथ, तो उनको इविक्ट कर दिया। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन एजाज़ वाइल्ड कार्ड एंट्री जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हिट रही, और बहुत ही कुछ ऐसे वाइल्ड कार्ड एंट्रीज़ होती हैं जिनको पता होता है कि हमें कहाँ जाकर अटकना है और किसको भटकाना है। तो ये एजाज़ काफ़ी इंटेलिजेंट प्लेयर रहा है। और इस शो में थी दो टेलीविज़न एक्ट्रेसेस, और काम्या पंजाबी और प्रत्यूषा बैनर्जी। मैं बात पहले करूँगी प्रत्यूषा बैनर्जी की, यानी कि हमारी सबकी आनंदी, यानी कि स्वर्गीय प्रत्यूषा बैनर्जी। प्रत्यूषा बैनर्जी कलर्स चैनल पर ही उनको जो है सबने पहली बार देखा बालिका वधू में, और बहुत प्यार मिला। प्रत्यूषा का सफ़र बहुत ही ज़्यादा रोमांचक भी था, और बहुत ही सफ़र भरा भी रहा था, क्योंकि बहुत जल्दी प्रत्यूषा ने कामयाबी भी देखी, और बहुत जल्दी उसने नाकामयाबी भी देखनी शुरू कर दी, क्योंकि प्रत्यूषा की ज़िंदगी दिन ब दिन डार्क बनती गई। एक कहते हैं ना कि डार्क एक्ट्रेसेस की जो एक डार्क डीप लाइफ होती है, वो आप प्रत्यूषा की लाइफ से काफ़ी कुछ पता लगा सकते हैं। प्रत्यूषा बैनर्जी ने बालिका वधू बन के घर घर नाम बनाया, फिर बाद में उनका करियर भी अच्छा हो गया, फिर उनकी एक पर्सनल लाइफ भी सामने आई। जो उनके बॉयफ्रेंड थे, जो जिनके साथ कोर्ट केस हुआ, वो वाले बॉयफ्रेंड नहीं, जो उससे पहले थे, जिनके साथ उनकी कुछ वायलेंस को लेकर वो पुलिस स्टेशन में गई थी, जो बिग बॉस जाने से पहले हुआ था उनके, तो वो भी कंट्रोवर्सी हुई थी। प्लस बालिका वधू से जो थी वो बाहर हो गई थी, उनको रिप्लेस कर लिया था। दूसरा था प्रत्यूषा बैनर्जी ने जो है झलक में भी काम किया था, और झलक के बाद उनको मिला था ये बिग बॉस सीज़न 7। और
प्रत्यूषा के बहुत सारे फैंस थे और प्रत्यूषा काफ़ी आगे तक गई थी। हालांकि प्रत्यूषा की जर्नी मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी थी शो में, लेकिन काफ़ी उतार चढ़ाव रहे। मतलब मैं एक बात कहना चाहूँगी कि गौहर ने काफ़ी एक्ट्रेसेस की लैमलाइट को अपने अंडर कर लिया था, क्योंकि गौहर की अपने आप से एक पर्सनालिटी थी। गौहर को ऑलरेडी लोग काफ़ी जानते थे। गौहर की भी बहुत लंबी जर्नी रही है इंडस्ट्री में, और अगर आप गौहर की शक्ल देखें, वो दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा बदली है। यानी कि अगर मैं आपको 10 साल पहले बिग बॉस वाली गौहर को आप देखें और आज की गौहर को देखें, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क लगेगा। इनफैक्ट जब गौहर खान बिग बॉस से निकली थी, उसके बाद भी जो गौहर की पिक्चर आई थी बेगम जान, उसमें भी गौहर थोड़ी सी अलग लग रही थी। यानी कि वक्त के साथ गौहर के चेहरे पे बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। मैं यहाँ फिगर की बात नहीं कर रही हूँ भाई, उन्होंने बच्चा पैदा किया है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन आप ओवरऑल जो गौहर की जो शक्ल है, आप देखेंगे कि काफ़ी उन्होंने अपनी शक्ल पर कारीगरी करवा रखी है और वो दिखती है। क्योंकि जब गौहर बिग बॉस में आई थी तब गौहर बहुत अलग दिखती थी, और मैं कहूँगी कि गौहर तब ज़्यादा खूबसूरत दिखती थी। लेकिन अब जो गौहर की शक्ल है वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। इनफैक्ट अगर आप देखें सुष्मिता सेन को भी, तो सुष्मिता सेन की भी अब शक्ल बिल्कुल देखी नहीं जाती है। अब मे बी उनको दवाइयों की वजह से ये रिएक्शन हुआ है, या उन्होंने कोई सर्जरी करवाई है, वो तो वही जाने। मतलब बहुत शक्ल जो है वो बिल्कुल बदल चुकी है। मतलब कुछ अलग ही लगता है, कुछ समझ नहीं आता है। तो यहाँ गौहर की भी मुझे शक्ल काफ़ी बदली बदली सी लगती है। लेकिन उस वक्त जो गौहर खान बिग बॉस में आई थी वो काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी स्मार्ट थी, और काफ़ी अच्छा उन्होंने अपने आप को शो में कैरी भी किया हुआ था। और यही वजह है कि कुशाल टंडन जो कि एक टेलीविज़न एक्टर हैं, कुशाल इससे पहले बिग बॉस से पहले एक जो थे शो करते थे स्टार प्लस में, 1000 में मेरी बहना है, तो उससे उनको जो है शोहरत मिली। और फिर उसके बाद उस शो के बाद इन्होंने जो है ये बिग बॉस साइन किया। और मैं एक बात तो कह सकती हूँ कुशाल को देखकर कि कुशाल कोई होमवर्क करके नहीं आया था। गौहर बहुत सारा होमवर्क करके आई थी और वो उसकी पर्सनालिटी से दिखता था, लेकिन कुशाल बिल्कुल भी होमवर्क करके नहीं आए थे। और मैं आपको एक बात बता दूं, काम्या पंजाबी ने एक बात कही थी और मैं इस बात से पूरे तरीके से सहमत हूँ, उस वक्त भी और आज भी, कि अगर कुशाल प्यार मोहब्बत से थोड़ा हटकर अगर गेम में इंटरेस्टेड अपना होता या वो गेम में इंटरेस्ट दिखाता, तो नो डाउट कुशाल बहुत आगे जा सकता था। कुशाल में पोटेंशियल भी था, एक नया नया लड़का था, उसको ज़्यादा लोग जानते भी नहीं थे। इससे पहले उसने अपनी एक फॉरेनर गर्लफ्रेंड के साथ नचबलिए भी कर रखा है, बट ठीक है, ये लोग करते रहते हैं, तो खैर वो एक अलग बात थी। लेकिन कुशाल का करियर काफ़ी ग्रो हो सकता था, लेकिन कुशाल ने, वो कहते हैं ना कि एक जैसे लड़कियां होती हैं करियर के को छोड़कर प्यार मोहब्बत में पड़ जाती हैं तो कहीं की नहीं रहती, कुशाल के साथ भी वही हुआ। अगर मैं आपको बात बताऊं तो अगर मैं तनीषा और कुशाल दोनों को देखूं ना, ठीक है शो में इनका बहुत ही हेट रिलेशनशिप था। स्टार्टिंग में दोनों काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी बात करते थे, लेकिन जो इनका जो रिलेशन बिगड़ा और इन्हीं के रिलेशन को लेकर काफ़ी इनको बैशिंग मिली, ख़ास तौर पे कुशाल को बहुत ज़्यादा बैशिंग मिली। तो मैं आपको बता दूं इन दोनों के साथ यही हुआ, इनको इनके मोहब्बतों ने दोनों को मारा, और यही वजह है कि इनको काफ़ी कुछ इनके साथ शो में बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। चाहे वो कुशाल तो था ही, बट तनीषा के साथ भी कुछ हुआ नहीं। अरमान ने भी कहीं ना कहीं तनीषा को जो है वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली कह लो या अनइंटेंशनली या इंटेंशनली कह लो, तनीषा का काटा तो था अरमान ने। क्योंकि अरमान डेफिनेटली, जो अरमान कोहली है उसका फिल्मी करियर कुछ भी नहीं रहा। उसके फादर साहब एक बहुत बड़े
प्रोड्यूसर डायरेक्टर रह चुके हैं, लेकिन वही वाली बात है कि बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं जो दूसरों के करियर बनाते हैं, लेकिन अपने बच्चों की बारी आती है, ख़ास तौर पे जब अपने बेटों की बारी आती है तो वो नाकामयाब हो जाते हैं। और बेचारे उनके साथ भी यही हुआ। मैं ये नहीं कहूँगी कि अरमान की पर्सनालिटी नहीं है या अरमान एक उसमें पोटेंशियल नहीं है, लेकिन कभी कभी ये सब होने के बावजूद भी आपकी शायद आप किस्मत कह लो, कर्म कह लो, कुछ भी कह लो, वो आपका साथ नहीं देते। कुछ ये होता है कि आप कुछ गलत संगति में भी पड़ जाते हो। अरमान भी काफ़ी कुसंगति में तो पड़ा ही है और वो दिखता है, और वो 2020 के आसपास भी रहा। अरमान का नाम काफ़ी ज़्यादा सामने आया उसकी गर्लफ्रेंड्स को लेकर, प्लस और भी सारी चीज़ें थी अगर आपने देखा होगा तो। अरमान का एक तरीके से करियर में एक तरह से कमबैक ही था, और कहीं ना कहीं अरमान को भी लोगों ने पसंद तो किया था क्योंकि एक अरमान का एक पॉजिटिव साइड भी था, वो भी लोगों ने देखा। देखो, ये जो शो होता है ना, इसमें आपको दोनों साइड्स दिखती हैं। अगर क्योंकि उस वक्त एडिटर्स अच्छे थे, आज की तारीख में बिग बॉस के एडिटर्स की शायद जो एडिटिंग होती है वो भी शायद प्लानिंग करके होती है। उस वक्त काफ़ी कुछ चीज़ें काफ़ी क्लियर होती थी, लेकिन आज की तारीख से तो बिल्कुल ही बेहतर होती थी। तो एक साइड अरमान का भी एक अच्छा दिखता था, लेकिन अरमान को ये भी पता था कि मैं यहाँ पर एक मसाला देने जा रहा हूँ। अरमान ने इंटरव्यू में भी अपने जाने से पहले कहा था कि मैं बहुत सारा मसाला दूंगा। तो मुझे लगता है कि शायद वो प्यार मोहब्बत भी एक मसाला था, लेकिन वही बात है कि तनीषा बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई क्योंकि अरमान, देखो, जो ये स्पॉइल ब्रैट लड़के होते हैं, इनको किसी लड़की को आई लव यू बोलना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। शादी के वादे, अंगूठियाँ पहनाना इनके लिए बहुत नॉर्मल है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आम घरों में, आम मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ये बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन ये जो बड़े घर के लड़के लड़कियां होते हैं, ख़ास तौर पे लड़के, इनकी मेंटालिटी होती है। और अरमान ने खुद ने कहा था कि मैंने बहुत सारी लड़कियों को अंगूठियाँ दी हैं, मेरी इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं, ये हैं वो हैं। तो वो गर्लफ्रेंड्स भी कौन होती हैं, क्या होती हैं, ज़्यादातर वो भी वॉनबी टाइप की लड़कियां ही होती हैं, या अगर वॉनबी टाइप की लड़कियां नहीं भी होती हैं तो भी भाई उनकी शायद ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता है, कोई उनको ये नहीं पता होता कि हमें अपनी ज़िंदगी का करना क्या है। या वो भी टाइम पास टाइप की ही लड़कियां होती हैं, उनको लगता है कि हाँ भाई अमीर लड़का है, ठीक है चलो करते हैं, चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, उनका वही होता है। तो अरमान की भी जो मेंटालिटी थी वो वही थी। अब तनीषा जो थी वो बहुत ज़्यादा बावली हो गई थी, क्योंकि तनीषा का गेम स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे वो अरमान के फंदे में आई, उस बेचारी का भी गेम ख़राब हो गया। नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है, तनीषा ही शायद काफ़ी आगे तक जाती, इनफैक्ट वो आगे तक गई भी है। बट क्या होता है ना, ज़्यादातर ये जो नेपो बच्चे होते हैं, ये इनको जिताया नहीं जाता है। सिवाय विंदु को छोड़ के बाकी कोई भी, अगर आप बिग बॉस का इतिहास उठाएं, कोई भी नेपो बच्चा नहीं जीता है। हाँ, नेपो बच्चा आगे तक ज़रूर गया है, लेकिन वो उनको नहीं देते हैं। पता नहीं, मे बी शायद उनको भी पता होती है ये बात या क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन आप देखेंगे कि ज़्यादातर कोई भी विंदु के अलावा और कोई नेपो किड बिग बॉस नहीं जीता है। तो तनीषा का तो चांस ही नहीं था, प्लस तनीषा ने शो में जो अपनी ग्रिप है वो कहीं ना कहीं छोड़ दी थी। अरमान एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया था। अगर मैं बात करूं गौहर की, तो गौहर ने प्यार मोहब्बत के चक्कर में अपनी इंडिविजुअलिटी को कभी लूज़ नहीं किया। वो ये जानती थी कि वो शो भी खेलने आई है, उसको शो में भी रहना है, और वो बहुत सारा होमवर्क करके आई थी। उसको पता था कि मुझे अपने आप को कैसे दिखाना है, कैसे अच्छाई मुझे दिखानी है, कैसे करनी है। ये सारी बातें गौहर की पर्सनालिटी से दिखती थी। वो गौहर के दिमाग में ये था कि मैं कहीं से भी, मेरी इमेज जो है वो डैमेज ना हो। तो ये बात रही। अच्छा, उस शो में एंडी भी थे जो फैशन थे, कोरियोग्राफर थे। मैं उनको इससे पहले एक मेहमान नवाजी करके एक शो आता था लाइफ ओके पर, मैंने उनको वहाँ पहली बार देखा। उसके बाद वो बिग बॉस में आए, एंड
जो एंडी है वो काफ़ी फ़नी रहा। इनफैक्ट काफ़ी एंटरटेनमेंट भी एंडी रहा। लेकिन क्या होता है, वो थोड़ा इंग्लिश टाइप का एंटरटेनमेंट था जो शायद लोगों की समझ में नहीं आ पाता था। और एजाज का थोड़ा देसी पना था तो वो ज़्यादा एंटरटेनिंग लगता था। बट दोनों ही कहीं ना कहीं एंटरटेनर थे। और उसके बाद जो थी रतन राजपूत थी जो बहुत जल्दी इविक्ट हो गई। एक हेज़ल थी जो मतलब कब आई कब गई अनफॉर्चुनेटली पता नहीं, लेकिन आज वो एक क्रिकेटर की पत्नी बन चुकी हैं। और एक राहुल रवेल नहीं, रजत रवेल भी आए थे जो प्रोड्यूसर के बेटे हैं। तो ये लोग आए थे बट अनफॉर्चुनेटली ये लोग भी निकलते चले गए। अच्छा, अनीता जी नाम की कंटेस्टेंट थी जो राजेश खन्ना की एक आप गर्लफ्रेंड कह लो, लिव इन पार्टनर कह लो, वो भी आई थी। बट उनको देखकर लग रहा था कि वो ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाएंगी, और वो ऐसा रहा भी कि वो भी बहुत जल्दी चली गई। तो ये कुछ कंटेस्टेंट्स थे जो बहुत ज़्यादा लंबी रेस के घोड़े नहीं हो पाए। फिर उसके बाद आए थे उस शो में भी दो कपल्स को लाया गया, मतलब एक ही कपल को लाया गया, रेडीमेड कपल को, जो थे अपूर्व अग्निहोत्री और शिल्पा सकलानी अग्निहोत्री, जो आज दोनों मियाँ बीबी अपना यूट्यूब का चैनल खोलकर बैठे हैं। और वही है, बच्चा दिखाओ और बहुत सारा व्यूज़ पाओ और वही चैनल चलाओ। तो बस ये इनकी स्ट्रैटेजी है और ये लोग अब कर रहे हैं। और अपूर्वा और शिल्पा की बच्ची काफ़ी प्यारी है, नो डाउट। लेकिन अब वो भी व्लॉगर पति पत्नी बन गए, यानी कि मिस्टर और मिसेस व्लॉगर बन गए। शिल्पा की अगर मैं बात करूँ तो शिल्पा में बहुत पोटेंशियल था। शिल्पा पूरा घर को संभाल रही थी, पूरा किचन संभाल रही थी, वो अपने पति को भी संभाल रही थी, वो अपने पति को भी ठिकाने लगा रही थी कि भाई ये भी खेले ये भी करे। अब बात करूँगी मैं अपूर्वा की, तो अपूर्वा का बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, एक नहीं, वो एक कैरेक्टर बाहर आया। मे बी शायद वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया, तो कि भाई लोगों को कई बार जज होने से बड़ा परहेज़ होता है, एतराज़ होता है। तो इस वजह से भी जो है अपूर्वा का जो है वो सफ़र बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। और शिल्पा के जाने के बाद तो बिल्कुल वो भी इविक्ट हो गया। तो बिल्कुल भी मतलब, कहते हैं ना कि अगर शिल्पा वहाँ रह रही होती, अकेले होती, तो शायद शिल्पा और भी अच्छा खेलती। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब शिल्पा कहती होगी या अभी भी अपने उसमें कहती हैं कि भाई अच्छा हुआ हम लोग साथ में ही हफ्ते भर के अंदर इविक्ट हो गए, मैं तो नहीं रहती, ये नहीं रहती। लेकिन वही बात है कि इतना बड़ा शो है, और अगर उसमें आगे जाते हो, कुछ जीतते हो, तो इसमें बुरा क्या है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा लगा, काफ़ी शॉकिंग लगा, बिकॉज शिल्पा डिज़र्व नहीं करती थी जाना। लेकिन शिल्पा को इविक्ट कर दिया गया क्योंकि भाई एक वो आ गया था ना कि हर बार जो है वो टेलीविज़न की बहू ही जीतती है, क्योंकि बैक टू बैक बहुएं जीत रही थी। सीज़न 4 श्वेता तिवारी ने जीता, 5 जूही परमार ने जीता, 6 जो है वो कौन है वो उर्वशी ढोलकिया ने जीता। तो सबको लग रहा था भाई टेलीविज़न की ही बहू जीतेगी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ, गौहर जीती। तो गौहर भी जो है पूरी की पूरी गौहर के हाथ में ये ट्रॉफ़ी आई। और बिग बॉस की ट्रॉफ़ी काफ़ी, ये 7 वाली भी मुझे बहुत पसंद आई थी। और मुझे कुछ ट्रॉफ़ीज़ हैं जो बहुत अच्छी लगी, उनमें से एक ये सीज़न 7 की भी थी। और उसके अलावा और कौन से कंटेस्टेंट्स की अगर मैं बात करूँ, हाँ, काम्या पंजाबी के बारे में, और मैं बात करूँगी संग्राम सिंह के बारे में। चलो मैं संग्राम सिंह को पहले थोड़ा निपटा देती हूँ कि संग्राम सिंह एक रेसलर रहे हैं, और वो पायल रोहत की जो सीज़न 2 में आई थी उनके लिव इन पार्टनर थे उस वक्त में। अब तो उनके हस्बैंड बन चुके हैं। और संग्राम ने भी काफ़ी जो है वो बहुत ही स्मार्टली गेम खेला, और अपनी उसकी एक फ़ैन पेज भी था। भाई रेसलर पहली बार कोई एक ऐसे उससे गया था, मतलब एक रेसलर का जाना
यानी कि पहले गए थे खली सीज़न 4 में, लेकिन खली की जर्नी और संग्राम की जर्नी में बहुत फ़र्क था। संग्राम ने काफ़ी अच्छा वहाँ पर खेला, उसने अच्छी दोस्ती भी करी, थोड़ा सा अपने आप को सेंसिबली भी रखा, लेकिन हाँ, थोड़ा सा वो चीज़ों पर क्लियर नहीं था, जिसकी वजह से कई बार वो मिसअंडरस्टूड भी हो जाता था, क्योंकि शायद उसको वो बातें मे बी, क्या होता है ना कि लोग थोड़े से डर जाते हैं कि नहीं भाई हम बोलेंगे तो लोग हमारे एंटी ना हो जाए, फिर वो हमारे एंटी होंगे, भड़केंगे, तो कहीं हमारे मुंह से कुछ ना निकल जाए, हमारी असली छवि ना बाहर आ जाए। तो यहाँ पर सारा इमेज को लेकर भी कॉन्शियसनेस होती है। फिर उस शो में थी एली इब्राहिम। एली इब्राहिम काफ़ी आगे तक गई, उनको भी कटरीना से काफ़ी कंपेयर किया जाता था और सलमान उनको काफ़ी प्रेज़ करते थे, और एली भी काफ़ी आगे तक गई। बट वही बात है कि धीरे धीरे उनका स्टैंड भी लूज़ होता गया, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये फॉरेनर्स पहले आते थे तो इनका एक अलग चार्म होता था, लेकिन धीरे धीरे वही टूटी फूटी हिंदी इनकी बोलने से हंसी कम और इरिटेशन ज़्यादा होने लगी। तो ये जो फॉरेनर आते हैं इनको बिग बॉस में लाया जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे बोरिंग लगता है, क्योंकि लैंग्वेज को लेकर वो कहीं ना कहीं जो है वो समझ में कुछ नहीं आता और इरिटेशन अलग होती है। तो बस एली की जर्नी भी ठीक ठाक ही रही, लेकिन एली इतने सालों में अभी इंडिया में ही है, मुंबई में ही है, और मैं हैरान हूँ कि वो सरवाइव कैसे कर रही है। कोई खासा तो काम उसका हुआ नहीं है, शायद वो स्वीडन से आई थी, पता नहीं कहीं से तो आई थी, और कुछ फिल्मों में का भी हिस्सा वो रही है, लेकिन उसके बाद भी कुछ एली को कुछ मिला नहीं, तो कोई फ़ायदा अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। उसके बाद जो थी, अब मैं बात करूँगी काम्या पंजाबी के बारे में। काम्या पंजाबी के लिए मैं ये तो कहूँगी कि मुझे काम्या पंजाबी भले ही पसंद नहीं आई उतनी शो में, लेकिन जो काम्या पंजाबी ने जो एक टास्क किया था डब्बे में बैठ करके इतने घंटे बिताए और कोई बाथरूम वगैरह नहीं गई। संग्राम ने भी बिल्कुल उनको नेट टू नेट टक्कर दी, लेकिन संग्राम जो थे वो अब ऑफ कोर्स बाथरूम वगैरह अच्छे से मैनेज कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, क्या कर रहे थे आपको पता ही होगा। लेकिन काम्या ने कुछ भी यूज़ नहीं किया, कुछ भी उसने पॉलीथीन वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं की। बंदी इतने घंटे डब्बे के अंदर बैठी रही, वो काबिल तारीफ़ था। मतलब एक महिला के लिए बहुत मुश्किल होता है। वो पता चलता है कि जब एक औरत 9 महीने एक बच्चे को अपने गर्भ में रख सकती है, उसको पाल कर एक अपनी भी नॉर्मल लाइफ साथ में जीती है। यानी कि आप देखेंगे जो औरतें गर्भवती होती हैं वो एक बच्चे को भी जीव में रखा होता है अपनी कोख में, और अपनी नॉर्मल लाइफ में भी वो काम भी कर रही होती हैं। कुछ औरतें तो मजदूरी भी करती हैं प्रेगनेंसी में, तो देखिए उनमें कितनी पावर आ जाती है। तो आप वही माँ, वही औरत जब खुद एक गर्भ में बंद हो जाती है तो वो भी सरवाइव कर सकती है। वो ये बात काम्या पंजाबी ने साबित करी, और मुझे देखकर बड़ा ही अच्छा लगा कि काम्या ने बहुत अच्छे से नेट टू नेट कंपटीशन दिया। और संग्राम एक एथलीट बंदा है, उसको तो पता था कि कैसे अपने आप को हैंडल करना है। ऑब्वियसली ये जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, इनको ट्रेनिंग मिलती है अपने साइकोलॉजी को कैसे संभालना है, कैसे अच्छे बुरे वक्त पे खुद को काम रखना है, कैसे प्रेशर से खुद को दूर रखना है, तो इनको ट्रेनिंग मिलती है। तो शायद वो ट्रेनिंग संग्राम के काम आई, और अच्छी बात है संग्राम ने भी अच्छा नेट टू नेट टक्कर दी, और काम्या ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा काम्या के लिए। इनफैक्ट कुछ स्टार्टिंग में ये जो टास्क हुआ था ये गौहर ने भी किया था, गौहर ने भी काफ़ी अच्छा किया था, लेकिन वो कुछ ही घंटों में वो निकल आई थी बाहर, मतलब बिग बॉस ने ही रोक दिया था। वो काम्या से तो कम ही बैठी थी, और प्लस बाकी के जो लोग थे यानी कि संग्राम वगैरह, वो ऑलरेडी जो थे काफ़ी घंटे बैठे ही हुए थे, तो कहीं ना कहीं संग्राम को प्रैक्टिस हो चुकी थी।
काम्या भी वो टास्क कर रही थी कुछ हफ्ते पहले, जब ये शुरू नए नए सीज़न में भी ये टास्क आया था, जब कुछ कुछ ही हफ्ते हुए थे जहाँ जिसमें तनीषा और कुशाल का झगड़ा हुआ था, तो वही टास्क चल रहा था, वो डब्बे वाला ही टास्क चल रहा था। तो उसमें भी काम्या जल्दी बाहर आ गई, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एक्सपीरियंस भी था। काम्या के पास सबसे थोड़ा एक्सपीरियंस था, क्योंकि काम्या की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया था। तो बट इस बार तो ज़्यादा देर के लिए काम्या बैठी थी और बहुत लंबी पारी काम्या ने खेली, और मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। एंड मुझे कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए काम्या पंजाबी के लिए एक रिस्पेक्ट तो हुआ ही, और हमेशा रहेगा। मतलब मैं इस टास्क को काम्या को ही याद रखूँगी। एंड ऑफ कोर्स संग्राम तो है ही, लेकिन उसके पास एक एडवांटेज था कि वो एक एथलीट बंदा था, बाकी तो उसने भी अच्छा किया। तो ये था। अभी तो मैंने ये बाकी कंटेस्टेंट्स के बारे में भी बात करी, अब मैं बात करूँगी तनीषा और गौहर की इंडिविजुअल पर्सनालिटी के बारे में, क्योंकि ये दोनों ही टॉप 2 में रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं अपना वर्डिक्ट बताऊं कि मुझे दोनों में से कौन पसंद थी, तो मैं आप लोगों को शायद सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, मुझे तनीषा ज़्यादा पसंद थी। तनीषा की जो थी, कहीं ना कहीं गौहर के साथ ही थोड़ा सा एक डर्टी कह सकते हैं, एक लड़ाई ज़रूर हुई थी, लेकिन लेकिन उसके अलावा तनीषा कभी भी किसी के साथ डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं हुई। इवन अरमान ने बहुत ज़्यादा तनीषा को हैरेस किया, तनीषा के साथ में वो चीखा चिल्लाया। इनफैक्ट तनीषा काफ़ी ज़्यादा अपनी जो है प्यार मोहब्बत के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा कई बार कैरिड अवे भी हुई। काफ़ी चीज़ें अखबार में आर्टिकल्स भी आते थे, वो बातें अब मैं करूँगी भी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि तनीषा ने जेन्युइनली, कहते ना, एक औरत एक मर्द को अपने, आजकल एक वर्ड बहुत चल रहा है पसंदीदार मर्द, तो पसंदीदार मर्द को पूरे तरीके से सपोर्ट किया। तनीषा बिल्कुल अपनी गेम को बिल्कुल साइड में रख चुकी थी, वो सिर्फ अरमान पर उनका फोकस था कि अरमान कोई गलती ना करे, अरमान ये ना करे। अपने उस अरमान के अरमानों को संवारने में ही तनीषा की ये पूरी जर्नी निकली है। जो अरमान का दुश्मन है वही मेरा दुश्मन है, ये तनीषा की पॉलिसी थी। ये सेम पॉलिसी कुशाल की भी थी। और आप देखेंगे कि गौहर और अरमान कहीं ना कहीं एक जैसा ही गेम खेल रहे थे। अरमान भी लड़ते सबसे थे, लेकिन सबसे बनाकर भी रखते थे। गौहर भी कहीं ना कहीं कोई ग्रज ऐसा रखती नहीं थी, ऐसा वो दिखाती थी। तो दोनों का गेम जो था वो ऑलमोस्ट सेम था। इधर अगर मैं बात करूं तो कुशाल डेफिनेटली एक स्पॉइल ब्रैट लड़का ज़रूर था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अरमान से तो कम ही था। वो थोड़ा चीज़ों को लेकर सेंसिटिव था। बाकी गुस्से में वो भी अरमान को पूरी टक्कर तो उसने भी दी है। जो एंडी को उसने जो भागा है, वो बात अलग है कि एंडी को उसने उतना हर्ट नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है बिग बॉस ने उसको बाहर निकाल दिया। अब बिग बॉस ने उसको बाहर निकाला और लोग उसके एंटी हो गए, तो यहाँ से जो है बिग बॉस को एक नेगेटिव भी पब्लिसिटी मिली, साथ में जो है बिग बॉस को फ़ायदा भी होने लगा कि बिग बॉस को पता चल गया कि अच्छा मेरा शो कहाँ जा रहा है। क्योंकि इस तरह के खेल बिग बॉस खेलता है पब्लिक की नर्व्स जानने के लिए। तो कुशाल तो खैर बाद में वाइल्ड कार्ड में आया ही आया, लेकिन जो गौहर है, जो इतना चीखती चिल्लाती बेहोश होती हुई घर से बाहर गई थी, वो भी वापस आ गई। और कहीं ना कहीं मुझे पता था, इनफैक्ट ज़्यादातर लोगों को पता था कि ये वापस आएगी, चैनल वाले इसको वापस लेकर आएंगे, क्योंकि शो का असली हाईलाइट गौहर भी थी। क्योंकि गौहर की भी एक फ़ैन बेस है, क्योंकि गौहर काफ़ी सारे डांस कर चुकी हैं, डांस नंबर कर चुकी हैं, गौहर झलक दिखलाजा भी कर चुकी हैं, गौहर खान सिस्टर्स भी कर चुकी हैं, गौहर बहुत कुछ कर चुकी हैं। तो इस वजह से उनकी एक फ़ैन बेस थी। तो डेफिनेटली चैनल को पता था कि गौहर जाएगी तो हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा, हमारे शो को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा।
तो गौहर वापस आ गई, क्योंकि गौहर भी जानती थी कि शो कहीं ना कहीं मैंने ही लीड करना है। तो इसी वजह से वो वापस आई और गौहर ने बिल्कुल आते ही सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गई, कुछ भी नहीं हुआ, जबकि इतना चीखती चिल्लाती गई। शो के होस्ट ने भी गौहर से पूछा कि भाई तुम जब इतना तामझाम करके निकली थी तो वापस क्यों आई। गौहर का कोई खासा जवाब नहीं था। बट एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई थी कि ये जो गौहर और तनीषा की जो राइवलरी है, ये लोगों ने काफ़ी पसंद भी की और काफ़ी लोगों में भी राइवलरी हो गई। सब लोग ये कहने लगे कि भाई तनीषा जो है, तनीषा को फेवर मिल रहा है। तनीषा, इनफैक्ट अरमान और तनीषा दोनों को फेवर मिल रहा है क्योंकि बड़े घर के बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नेपो किड की नेपोटिज्म तो उस वक्त भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आया था। वो बात है कि शब्द नहीं था, लेकिन वो इनसिक्योरिटी तो थी। हालांकि गौहर को भी बहुत इनसिक्योरिटी थी। गौहर ने कहा था कि मैंने फिनाले में तनुजा जी को देखा तो मुझे लगा मैंने ही जीतूंगी, क्योंकि वो आई हैं तो मे बी उनको रिस्पेक्ट देने के लिए तनीषा के हाथ में ट्रॉफ़ी होगी। लेकिन मुझे पता था कि तनीषा नहीं जीतेगी। और जो कहीं ना कहीं सलमान का बायसनेस दिखाया था तनीषा की तरफ, उसने शो को क्रिटिसिज्म भी दिया और टीआरपी भी दी। तो आप लोग, जो कई लोग कहते हैं कि अरे पब्लिक इतनी इमोशनल हो रही है, पब्लिक के इमोशनल होने से काफ़ी फ़ायदा भी इन स्टार्स को होता है। गौहर ने खुद भले ही कभी नेपोटिज्म को लेकर बात नहीं की, कभी उसने स्टैंड नहीं लिया 2020 की एक दुर्घटना, एक दुखद पूर्ण दुर्घटना के लिए, लेकिन जब गौहर पे बात आई थी, जब गौहर को तनीषा से इनसिक्योरिटी हुई थी, उसका क्या, उसके बारे में क्या, उसके बारे में तो आपने बोला था कि हाँ वो जीत सकती है क्योंकि वो एक बड़े घर की है, बेटी है, यानी कि उसकी मदर आई है फिनाले में और मैंने बहुत मेहनत करी है। देखो, अपनी बारी सबको लगता है कि हाँ भाई हम आउटसाइडर हैं, लेकिन जब किसी और आउटसाइडर की पक्ष लेने की बात आती है तब ये लोग अपने मुंह में मुझे लगता है ग्लू चिपका के बैठ जाते हैं। ये कोई स्टैंड ही नहीं ले पाते और गौहर ने उस चीज़ का भी कोई स्टैंड नहीं लिया था और मुझे ये चीज़ के लिए बड़ा अजीब भी लगा था। तो खैर ये बातें थी। और जो बात तनीषा की मैं कहूँगी, तनीषा ने अपने ऊपर बहुत सारी बातें सुनी भी हैं। हाँ, तनीषा की एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आई थी, जब उसने कुशाल के ऊपर वो जो गिरी थी, वो चीज़ मुझे लगा, अब मैं जानती हूँ कि उसने वो चीज़ क्यों करी होगी, क्योंकि वो खुद उसके ऊपर पूरा गंद कुशाल ने फेंका था डब्बे के अंदर, तो वो उसको उस पर लगाने के लिए शायद हो सकता है वो उस पर गिरी हो। लेकिन वो चीज़ ज़्यादा एक गलत उसमें आ गई, क्योंकि कुशाल थोड़ा पीछे हो गया तो वहाँ पर वो पासा जो है वो पलट गया। तो मुझे ये लगता है, लेकिन यस, या फिर हो सकता है कि तनीषा वाकई उसको भी धक्का देना चाह रही हो या उसको डरा रही हो, दैट वो तो तनीषा जाने, बट मुझे ऐसा लगा। लेकिन हाँ, वो चीज़ थोड़ी गलत हुई और जिसकी वजह से वो उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप देखेंगे कि पिछले साल ही शायद तनीषा और गौहर एक ही शो में दोबारा साथ दिखी। गौहर होस्ट थी और तनीषा कंटेस्टेंट थी झलक दिखला जा में। तो ये एक चीज़ हुई और मुझे नहीं लगता कि तनीषा और गौहर जो हैं उन्होंने बहुत ही सेंसिबली भी एक्ट और रिएक्ट किया। जब गौहर बिग बॉस जीती तो उन्होंने तनीषा को अपनी ट्रॉफ़ी पकड़ाई। तो ये जो गेस्चर्स गौहर को बहुत अच्छे से आते हैं और इसी गेस्चर बहुत बड़ा एक हथियार रहा गौहर के लिए शो जीतने का। तनीषा का प्रॉब्लम ये था कि वो थोड़ा नहीं दिखा सकी, वो जो उसके दिल में था वो उसके हाव भाव में भी दिखा, तो इसी वजह से वो नहीं कर पाई है। लेकिन तनीषा ने भी कभी गौहर के बारे में कुछ नहीं बोला, ये काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन एक कहते हैं ना कि मैं हमेशा से बिलीव करती हूँ कि इंसान वही होता है जो अपने दोस्त या दुश्मन, किसी के साथ भी लड़ाई हो ना उसकी, वो उसके बारे में कभी पब्लिक में बुरा नहीं बोले, तो वो आप समझ जाओ वो इंसान के कितने हाई मॉरल वैल्यूज़ होते हैं। अगर दोस्ती में भी इंसान जो है दुश्मनी पा जाता है, दुश्मनी खा जाता है, यानी कि दुश्मनी पैदा हो जाती है, उसके बाद भी उस शख्स के लिए वो बुरा ना बोले,
तो वो बहुत ही सही बात होती है। और यहाँ तो ये दोनों कभी भी बेस्ट फ्रेंड्स थी नहीं, तनीषा और गौहर कभी भी डे वन से बेस्ट फ्रेंड्स नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने, इनकी जो भी लड़ाई हुई, मनमुटाव हुए, टास्क में भी इनके झगड़े हुए, लेकिन शो से निकलने के बाद ये कभी भी उस बिग बॉस को लेकर बाहर नहीं गई, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। कई लोग होते हैं बहुत गहरे दोस्त होते हैं, लेकिन जब उनकी दोस्ती ख़राब हो जाती है तो एक दूसरे की छीछा लेदर करते हैं। आम मैंने ज़िंदगियों में भी देखा है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी बेस्ट फ्रेंडशिप होती है, लेकिन एक टाइम बाद उनमें भी कड़वाहट होती है, बट वो अपनी कड़वाहट किसी के साथ बांटते नहीं हैं, बल्कि किसी को बताते भी नहीं हैं कि जो मेरा दोस्त है अब वो मेरा कहीं ना कहीं दुश्मन भी नहीं रहा है, तो उसके बारे में बुरा नहीं बोलते। मुझे लगता है वो बेस्ट चीज़ होती है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और रही बात कुशाल की, तो कुशाल का तो बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। कुशाल को बहुत ज़्यादा इमोशनली वो काफ़ी हर्ट हुआ है। अब आई डोंट नो क्या गलती थी क्या नहीं थी। और जहाँ तक बात होती है कि गौहर ने जो डिमांड्स की थी कुशाल से, देखिए क्या होता है ना, मैं एक चीज़ आप हमेशा से याद रखिएगा कि कोई इंसान, आपको पता है कि भाई आप, या तो आप, मैंने पहले भी कहा है, आपको पहले खुद क्लियर होना चाहिए कि लाइफ में आपको कैसा बंदा चाहिए। अपने ही धर्म का बंदा या बंदी चाहिए या दूसरे, या आपने बिल्कुल चीज़ें ओपन रखी हैं कि मुझे जो अच्छा लगेगा भले ही वो मेरे धर्म का होगा नहीं होगा, मुझे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपको अपने ही धर्म के बंदे या बंदी से लाइफ में आगे शादी करनी है, तो फिर दूसरे धर्म के लड़के लड़कियों के साथ डेट करना ही बेवकूफ़ी होती है। और शायद मुझे लगता है वो टाइम पास के लिए ये सब करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गौहर के भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स रहे हैं। हालांकि उन लोगों ने भी बोला नहीं नहीं धर्म कभी नहीं था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तुम लोगों का रिलेशन आगे तो जा नहीं पाया ना। अब गौहर ने शादी किससे करी? अपने ही धर्म के लड़के से करी ना, क्योंकि वो जानती थी कि मुझे मेरे ही धर्म के लड़के से शादी करनी है जो आगे हमारे लिए अच्छा रहेगा। और यही कारण है कि उसने शायद कुशाल को बताया होगा कि भाई ऐसे ऐसे है, तुम कर सकते हो, क्योंकि अगर हम निकाह करेंगे तो तुम्हें धर्म बदलना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम के कुछ कायदे होते हैं। तो बस वही मुझे जो चीज़ लगती है वो एक अलग बात है। तो ये एक चीज़ थी, और मुझे काफ़ी बुरा भी लगा कुशाल के लिए, क्योंकि कुशाल ने गौहर से एक औरत की तरह प्यार किया। जैसे एक औरत डीप डाउन घुस जाती है ना एक मर्द के अंदर, भाई उसी के लिए जीती है, उसी के लिए मरती है। यहाँ पर मुझे लगा कि कुशाल बिल्कुल बहुत ही डीप डाउन उसकी तरफ जो था वो झुका था। तो बट अनफॉर्चुनेटली मुझे बुरा लगता है, उस वक्त लगा था। आज का तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि कुशाल क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और इधर मैं बात करूँगी तनीषा की, तो तनीषा ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की है, एक इंडिपेंडेंट लड़की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक ऐसे मर्द के प्यार में पड़ गई जो जो उसको किसी भी सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। कुछ मर्द होते हैं ये जो बिगड़े हुए मर्द होते हैं ना, इनको लगता है कि भाई हम बाहर कितनी भी अय्याशी करें, औरत हमसे सवाल नहीं करनी चाहिए और औरत हमसे वफ़ा निभा करती रहनी चाहिए। ये दो चीज़ें उनको चाहिए होती हैं। और ये जब औरतें दोनों ही उनको करती नहीं हैं, या उनसे क्वेश्चन पूछने लगती हैं, या उनको ये कहती हैं कि चलो ठीक है हम भी बाहर जाकर मुंह मारते हैं, तब तुम क्या करोगे? तो जब वो ये सब बातें करने लगती ना, तो उनका ईगो बहुत हर्ट होता है, जिसकी वजह से फिर वो ऐसी हरकतें करते हैं कि नुकसान हो जाता है। हाथ पैर चलने लगते हैं, क्योंकि ऐसे जो मर्द होते हैं जो खुद कुछ भी करेंगे, लेकिन उनको अपनी बीवियां जो हैं वो फरमावदार वफ़ादार चाहिए होती हैं, जो उनसे कोई क्वेश्चन ही ना करे। तो फिर जो इंडिपेंडेंट लड़कियां होती हैं, जो पढ़ी लिखी होती हैं, प्रोफेशनल होती हैं, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। और यही शायद तनीषा के साथ भी हुआ कि तनीषा कुछ क्वेश्चन ही नहीं कर पाए। हाँ, मैं मर्द हूँ, मैं तुमसे क्वेश्चन कर सकता हूँ, मैं तुम पर प्रतिबंध लगा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, बदले में मैं तुम्हें
पैसा दे सकता हूँ, तुम्हारे साथ अच्छा खासा वक्त बिता सकता हूँ, तुम्हें 4-5 बच्चे पैदा करके दे सकता हूँ। वो यही सोचते हैं और ऐसे भी आदमी होते हैं। लेकिन वही औरतें टिक जाती हैं जिनके पास कोई चारा नहीं होता, कोई ऑप्शन नहीं होता। उनको लगता है ठीक है यार, हमको तो ना हमारा बाप संभालने वाला, ना हमारे भाई संभालने वाले, हमारी माँ भी हमें नहीं रखेगी, तो चलो जैसा भी है, हमें रोटी तो खिला रहा है, सिर पर छत तो है, ओढ़ने पहनने को कपड़े तो हैं, किस चीज़ की कमी है। तो वो ऐसे रिलेशनशिप में फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं और फिर बच्चे हो जाते हैं तो ठीक है, और फिर उनको जो है अपना मुंह को बंद करके रहना पड़ता है और ऐसे ही गाड़ी चलती रहती है। उनके खुद अपने ओपिनियन नहीं होने चाहिए, क्योंकि कई मर्दों को बहुत बुरा लगता है कि भाई औरतें कैसे हमसे क्वेश्चंस करती हैं, क्या है, बहस करती है, तू बहस करती है। कभी आपने किसी औरत को कहते हुए सुना है कि भाई तुम बहस करते हो, तुम बहस करते हो, ये करते हो, वो करते हो? वो ये सब बातें तब करती है जब उसकी शादी को कई साल हो जाते हैं। वो तब बोलती है कि भाई तुम मुझे बोलने ही नहीं देते हो, तुमने मुझे कभी बोलने ही नहीं दिया। वो एक अलग पर्सपेक्टिव से बोलती है। हाँ, कुछ औरतें होती हैं, बहुत कम होती हैं, पर होती हैं जो शुरू से ही अपने पति को बोलने नहीं देती। वो एक अलग थॉट प्रोसेस की होती हैं। वो तो खैर उनको काम ही यही होता है कि हमें बस अपने पति को डोमिनेट करना है। वो कुछ अलग माइंडसेट की होती हैं। लेकिन जो वाकई जो बहुत डिसेंट लड़कियां होती हैं, जिनके पास उनको पता होता है कि इंडिविजुअलिटी ये सब हमको जो है हमें नहीं अलाउ है, जो मजबूरी होती है, जो बहुत यंग एज की लड़कियां, क्यों लोग कहते हैं कि भाई यंग लड़की है, इसकी अभी अभी शादी कर दो, फ्लेक्सिबल है, एडजस्ट हो जाएगी। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जो यंग लड़कियां होती हैं ना, उनकी इतनी बुद्धि डेवलप नहीं होती। आजकल की तो फिर यंग लड़कियों की बुद्धि बहुत डेवलप है, क्योंकि सबको मोबाइल चलाने आते हैं। पहले के ज़माने की लड़कियों को कुछ भी नहीं आता था, खाना तक बनाना नहीं आता था, तो उनकी सासें उन्हें सिखा रही होती थी। तो ये हालत थी। तो तनीषा के साथ भी यही हुआ कि तनीषा को रियलाइज़ हुआ, क्योंकि तनीषा हमेशा इक्वालिटी की बात करती है रिलेशन में, लेकिन इक्वालिटी नहीं देते ऐसे लड़के। और तनीषा को भी ये बात समझ में आ गई और इसीलिए वो अरमान से अलग हो गई। लेकिन काफ़ी अनफॉर्चुनेट था। और अगर मैं बात करूं कुशाल और गौहर और तनीषा और अरमान में से कौन सी जोड़ी थोड़ी मैच्योर थी, तो ऑफ कोर्स अरमान और तनीषा थोड़े से मैच्योर ज़्यादा थे कई चीज़ों में। गौहर और कुशाल अगर मैं बात करूं तो कुशाल काफ़ी इनोसेंट था। उसकी इनोसेंट उसकी जो इनोसेंस थी, मोहब्बत, वो दिखती थी। लेकिन गौहर का मुझे डे वन से पता था कि ये बंदी जो है, उसको पता है मुझे क्या करना है। सो खैर, ये था मेरा एक छोटा सा एनालाइज। थोड़ा सा मैंने अपने मुताबिक इस सीज़न को जो मैंने जाना, जो मैंने इस सीज़न को जो मैंने जिस निगाह से देखा था, जिस नज़र से देखा था, वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। पता नहीं मैं कुछ अब भूल ना गई हूँ। और इसके टास्क भी बहुत अच्छे थे। वो डब्बे वाला टास्क था। ऑफ कोर्स ये भी शायद फॉरेन वाले बिग बॉस, शायद बिग ब्रदर के किसी सीज़न में हो चुका था, आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बट टास्क तो खैर एक ज़माने में बहुत अच्छे होते थे। और कोई कंटेस्टेंट, हाँ, इसमें कुशाल की एक सो कॉल्ड फ्रेंड भी आई थी, जो एजाज के साथ ही आई थी। बट अब पता नहीं क्या नाम था उसका, जो अरमान को भी जानती थी। पता नहीं, मुझे पता नहीं उसका क्या नाम था, पर वो भी बहुत कम समय के लिए रही। कंट्रोवर्सी के लिए लाए थे लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो खैर, ये था एक छोटा सा मेरा एक रीकैप। और अब इतने साल हो चुके हैं और मैंने ये सीज़न कई बार दोबारा देखा भी है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ये पसंद है। इसके टॉय फैक्ट्री वाले टास्क, जो शायद बाद में भी दूसरे सीजन्स में भी रिपीट हुए, और वीकेंड के वार की एक अलग ही इंतज़ार रहता था कि भाई सलमान आएगा और इस बार क्या तनीषा की साइड लेगा, क्या गौहर की साइड लेगा, नहीं लेगा। तो ये एक्साइटमेंट बनी रहती थी। बहुत ही रॉकिंग सीज़न रहा ये, और बहुत यादगार सीज़न रहा, एक से एक बढ़ के था। और अनफॉर्चुनेटली प्रत्यूषा इस दुनिया में नहीं है, बट बाकी तो खैर जो भी है। सो बस
मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। और इसमें एक चीज़ और भी हुई थी, गौहर और कुशाल ने एक दूसरे को प्रपोज़ भी किया था। कुशाल ने प्रपोज़ किया था, बट आप देख सकते हैं रियलिटी क्या है। सो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।